चैप्टर 8 एक हाथ में मून दूसरे में सन। निंग को महसूस हुआ कि उसकी कॉन्शियसनेस दुनिया की कई लेयर्स को पार करती हुई लगातार आगे बढ़ रही है, जैसे वो एक के बाद एक अनेक बैरियर्स को क्रॉस कर रहा हो और फिर अनेक लेयर्स पार करने के बाद वो एक बेहद विशाल और अनंत शून्य वॉइड में पहुंच गया। उस अनंत वॉइड के अंदर दो बेहद विशाल सेलेस्टियल बॉडीज मौजूद थे। एक था एक बेहद बड़ा स्टेलर बॉडी जिसके सरफेस पर बेपनाह आग की लहरें नाचे जा रही थीं। वो एक विशाल आग का गोला लग रहा था और उसकी रोशनी पूरे एंडलेस वॉइड को जगमगा रही थी। दूसरा था एक बर्फ से ढका हुआ सेलेस्टियल बॉडी जिसके बीचों बीच एक विशाल ऑस्मेंथिस ट्री खड़ा था। उसकी ठंडी रोशनी भी दुनिया के एक हिस्से को रोशन कर रही थी। ये दोनों प्राचीन सेलेस्टियल बॉडीज थे। एक था सोलर स्टार यानी सन और दूसरा था लूनर स्टार यानी मून। कितना खूबसूरत, कितना इनक्रेडिबल। निंग बिल्कुल स्टंट था। उसे लग रहा था जैसे वो आग की लहरें और ऑस्मेंथिस ट्री के पत्ते तक देख सकता हो। दूसरे लोग जब क्रिम्सन ब्राइट डायग्राम ऑफ द 9 हेवेंस के हिसाब से ट्रेन करते थे तो उन्हें बस मुश्किल से सन और मून का एहसास होता था, लेकिन निंग तो उन्हें क्लियरली देख रहा था। हॉल के अंदर इचवान और स्नो दोनों हैरानी से निंग को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि निंग के आसपास अनगिनत स्टारलाइट के पॉइंट्स अपीयर होने लगे, गोल्डन और सिल्वर रंग के। गोल्डन स्टारलाइट जलती हुई थी और सिल्वर स्टारलाइट बर्फ जैसी ठंडी थी। वो सब निंग के आसपास घूम रहे थे। धीरे धीरे निंग के लेफ्ट हैंड के नीचे एक छोटा स्टार बना जिसमें एक ऑस्मेंथिस ट्री दिख रहा था। ये था लूनर स्टार। और उसके राइट हैंड में एक जलता हुआ स्टार बना जिसके आसपास एक गोल्डन क्रो घूम रहा था। ये था सोलर स्टार। एक हाथ में मून दूसरे में सन। स्टारलाइट से घिरा हुआ निंग शांत और पवित्र लग रहा था। ये इचवान भी अपनी शौक छुपा नहीं पाया। एक हाथ में मून और दूसरे में सन और ऑस्मेंथिस ट्री और गोल्डन क्रो भी, स्नो ने धीरे से कहा। दोनों बिल्कुल स्टन थे। उन्होंने पहले ही क्रिम्सन ब्राइट डायग्राम ऑफ द 9 हेवेंस पढ़ा हुआ था, इसलिए वो जानते थे कि ये क्या मतलब रखता है। इस टेक्निक में अलग अलग तरह के इनिशिएशन रिजल्ट्स होते हैं। सबसे पहला होता है थ्रेड्स ऑफ स्टारलाइट, जिसमें सिर्फ 2 पतली स्टारलाइट की धारें बॉडी में जाती हैं। ये सबसे वीक रिजल्ट होता है। दूसरा होता है अ क्लाउड ऑफ स्टारलाइट, मून इन वन हैंड सन इन दी अदर, जिसमें स्टारलाइट वॉर्टेक्स बनाती है और हाथों में मून और सन फॉर्म होते हैं। ये सबसे बेस्ट रिजल्ट होता है। लेकिन अगर मून और सन इतने रियलिस्टिक हों कि ऑस्मेंथिस ट्री और गोल्डन क्रो भी क्लियरली दिखाई दें तो वो लेजेंडरी परफेक्ट रिजल्ट होता है। और निंग ने वही अचीव किया था। अंदर का रीजन ये इतना अजीब नहीं था। निंग बचपन से नुआ पेंटिंग विजुअलाइजेशन टेक्निक प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी सोल बहुत पावरफुल हो चुकी थी और वो अपना माइंड डिवाइड भी कर सकता था। साथ ही उसका शरीर भी नेचुरल एनर्जी से कंटिन्यूअसली रिफाइंड हो रहा था, जिसकी वजह से वो एक शांतियन लाइफ फॉर्म जितना शुद्ध हो गया था। स्नो का चेहरा एक्साइटमेंट से लाल हो गया। हमारे बेटे के पास इतनी जबरदस्त नेचुरल गिफ्ट है। एक हाथ में मून दूसरे में सन, ये तो लेजेंड्स वाली बात है। हमारा बेटा डेफिनेटली इस टेक्निक में बहुत बड़ा करेगा। इचवान भी बहुत एक्साइटेड था। उसने स्नो का हाथ कस के पकड़ा और दोनों अपने बेटे को उम्मीद भरी नजरों से देखते रहे। निंग का ट्रांसफॉर्मेशन। निंग आंखें बंद किए घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथों में थे एक तरफ लूनर स्टार, दूसरी तरफ सोलर स्टार। दोनों से एनर्जी लगातार उसके बॉडी में जा रही थी। सन और मून की पावर उसके शरीर के हर सेल में घुस रही थी और उसकी मसल्स और बोन्स ट्रांसफॉर्म हो रही थी। स्विश! अचानक उसके कपड़ों पर बर्फ जम गई। फिर क्रैकल क्रैकल उसके कपड़ों के पीछे आग लग गई। एक साइड वो जम रहा था, दूसरी साइड जल रहा था। इचवान ने उंगली से एक ब्लू लाइट निकाली और निंग के फटे कपड़े गिर गए। अब उसकी बैक पर लेफ्ट साइड पर सिल्वर लाइट, राइट साइड पर गोल्डन लाइट चमक रही थी। डिवाइन टैटूज, स्नो ने धीरे से कहा। उसकी पहली ट्रेनिंग में ही टैटूज बनना शुरू हो गए। इस स्पीड से देखा जाए तो 10 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। इचवान चुपचाप देखते रहे। धीरे धीरे टैटूज और क्लियर होने लगे। लेफ्ट साइड पर एक रैबिट, मून रैबिट, और राइट साइड पर एक क्रो, गोल्डन क्रो। निंग ने गहरी सांस ली और आंखें खोल दी। उसकी बैक के टैटूज गायब हो गए और हाथों के सन और मून भी डिसिपेट हो गए। निंग हैरान था। उसने अपने हाथ बंद किए और महसूस किया, कितनी पावरफुल एनर्जी है। मैं सिर्फ 4 साल का हूं और अभी से इतना स्ट्रांग। कपड़े पहनो, इचवान की ठंडी आवाज आई। उन्होंने हाथ हिलाया और नए कपड़े निंग की तरफ फेंके। जी फायला। निंग ने तुरंत कपड़े पहन लिए। स्नो अपने बेटे को देखकर खुशी से भर गई थी। आगे की बात। निंग, इचवान ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा पोटेंशियल एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, लेकिन सिर्फ पोटेंशियल से काम नहीं चलेगा।
अगर तुम्हें एक शांतियन स्टेज तक पहुंचना है और इमॉर्टल बनना है तो तुम्हें बेस्ट गाइडेंस चाहिए। जी फादर, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। स्नो ने हाथ घुमाया और 2 चीजें निकाली, एक छोटा ग्रीन स्टोन कैलस स्टोन और एक रेनबो कलर्ड स्टोन। ये कैलस स्टोन है बेटा, स्नो ने बोली। इसके अंदर एक छोटा डिमेंशन है, तुम इसमें चीजें स्टोर कर सकते हो, सिर्फ ब्लड से बाइंड करना होता है। निंग खुश हो गया। उसने अपनी उंगली काटी और एक बूंद खून उस पर गिरा दी। तुरंत वो एब्जॉर्ब हो गया। अंदर जाओ। उसने स्वॉर्ड को अंदर स्टोर किया, वो गायब हो गया। बाहर आओ। स्वॉर्ड वापस हाथ में आ गया। कितना अमेजिंग है। फिर स्नो ने दूसरा स्टोन दिया। ये गोल्ड स्टार शर्ट है। निंग ने ब्लड से बाइंड किया और वो स्टोन लिक्विड बनकर उसके बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया। निंग का शरीर ठंडा हो गया। ये क्या है? ये एक प्रोटेक्टिव ट्रेजर है शो। शांतियन लेवल से नीचे कोई भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। निंग शॉक हो गया। इचवान ने कहा, बड़ी बड़ी क्लैंस अपने टैलेंटेड बच्चों को ये देती हैं। निंग ने अपने पेरेंट्स की तरफ देखा और उसके दिल में एक वार्म फीलिंग आ गई। उसके पेरेंट्स उसके लिए सब कुछ कर रहे थे। चैप्टर 9 आर्चरी। गोल्ड स्टार शर्ट और बाकी ट्रेजर्स देने के बाद जीनिंग के फादर जी इचवान ने उसकी तरफ देखा और शांत लेकिन सीरियस आवाज में बोले, ये सब ट्रेजर्स पावरफुल हैं, लेकिन ये सिर्फ एक्सटर्नल चीजें हैं। अगर तुम सच में स्ट्रांग बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी खुद की स्ट्रेंथ और टैलेंट को पूरी तरह यूज करना सीखना होगा। निंग ने तुरंत सीरियस होकर सिर हिला दिया। उसके फादर ने आगे समझाया, फीन गॉड बॉडी रिफाइनिंग की वजह से तुम्हारा बॉडी बहुत पावरफुल होगा। तुम्हारी ताकत बहुत ज्यादा होगी, तुम्हारी स्पीड भी फास्ट होगी, तुम्हारी आंखें दूर तक क्लियरली देख पाएंगी, तुम्हारी हेयरिंग भी बहुत शार्प होगी और तुम्हारा रिकवरी स्पीड भी आम लोगों से कई गुना बेटर होगा। फिर यीचुआन ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन इन सब नेचुरल एडवांटेजेस को रियल बैटल पावर में बदलने के लिए तुम्हें एक चीज सबसे पहले चाहिए। थोड़ा रुककर उन्होंने कहा, वेपन। उन्होंने समझाया, चाहे तुम किसी से 10 गुना ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, अगर तुम्हारा एनिमी दूर से तुम्हें एरो से मार दे तो तुम्हारी स्ट्रेंथ का कोई फायदा नहीं। इसीलिए एक अच्छा वेपन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बात कही, सिर्फ वेपन होना इनफ नहीं है, तुम्हें उसे चलाना भी आना चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, मान लो एक वॉरियर बहुत पावरफुल है, उसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, लेकिन अगर एक स्किल्ड सोर्ड्समैन उसके सामने आए जिसके पास इंटरनल स्ट्रेंथ ना भी हो लेकिन उसकी सोर्ड मास्टरी हाई हो, तो वो एक ही स्ट्राइक में उसका गला काट सकता है। मतलब सिंपल था, रॉ पावर अच्छी है लेकिन स्किल और टेक्निक उससे भी ज्यादा डेंजरस होती है। जीनिंग ने अंदर ही अंदर ये बात तुरंत समझ ली। अपनी पिछली लाइफ के एक्सपीरियंस से भी वो जानता था कि फाइट में सिर्फ ताकत नहीं, टेक्निक और स्ट्रैटेजी ज्यादा मैटर करती है। जैसे मार्शल आर्ट्स कॉम्पिटिशन्स में होता है, सबका बॉडी लगभग सिमिलर होता है, लेकिन जो बेटर टेक्निक और बैटल सेंस रखता है वही जीतता है। जीनिंग चूजेस हिज पाथ। यीचुआन ने फिर सीधा अपने बेटे से पूछा, तो बताओ तुम क्या सीखना चाहते हो? उसकी मदर स्नो भी प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोली, निंग, ध्यान से सोचकर जवाब देना। सच तो ये था कि दोनों पेरेंट्स के मन में ऑलरेडी एक रफ प्लान था कि निंग को क्या सिखाया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो उसकी चॉइस सुनना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि निंग बचपन से ही खुद सोचना और डिसीजन लेना सीखे। जीनिंग ने कुछ पल सोचा, फिर सीधा जवाब दिया, मैं 3 चीजें सीखना चाहता हूं। उसने एक एक करके बताना शुरू किया। सबसे पहले उसने कहा, मैं आर्चरी सीखना चाहता हूं। ये सुनकर उसके पेरेंट्स ध्यान से उसकी बात सुनने लगे। निग ने सोचा था अगर वो फीन गॉड बॉडी रिफाइनिंग पाथ पर चलेगा तो नेचुरली उसकी आईसाइट बहुत शार्प होगी, बॉडी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, रिफ्लेक्सेस फास्ट होंगे, तो ऐसे में आर्चरी उसके लिए परफेक्ट वेपन थी। उसके मन में तुरंत एक थॉट आया, अगर मेरी बॉडी इतनी पावरफुल होगी तो मेरे एरोज भी नॉर्मल एरोज जैसे नहीं होंगे, वो तो ऑलमोस्ट स्नाइपर बुलेट्स की तरह पावरफुल होंगे। और ये बात गलत भी नहीं थी। उसने बुक्स में पढ़ा था कि कुछ पावरफुल आर्चर्स के एरोज इतने फास्ट होते हैं कि वो साउंड बैरियर तक तोड़ देते हैं। आर्चरी का एक और फायदा था, एनिमी को दूर से खत्म करो, पास आने ही मत दो। ये बैटल में बहुत बड़ा एडवांटेज था। फिर निंग ने कहा, मैं ट्विन स्वॉर्ड्स भी सीखना चाहता हूं। ये सुनकर यीचुआन थोड़ा सा भौएं चढ़ाकर उसकी तरफ देखने लगे। जी क्लैन खुद स्वॉर्ड टेक्निक्स के लिए फेमस था और उसके फादर यीचुआन का टाइटल ही था रेन ड्रॉप स्वॉर्ड। मतलब अगर निंग स्वॉर्ड सीखना चाहता था तो उसके पास दुनिया के बेस्ट टीचर्स में से एक घर में ही था। लेकिन उसने सिंगल स्वॉर्ड नहीं बल्कि 2 तलवारें एक साथ यूज करने की बात कही। ये अनयूजुअल चॉइस थी। फिर उसने तीसरी चीज बताई, मुझे एजिलिटी और एस्केपिंग टेक्निक्स भी सीखनी है। ये सुनकर शायद कोई और बच्चा होता तो लोग हंसते, लेकिन निंग ने ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचकर कही थी। उसके मन में सीधा लॉजिक था,
अगर कभी एनिमी मुझसे ज्यादा पावरफुल हुआ तो मुझे वहां से निकलना आना चाहिए। सिंपल लैंग्वेज में, जो जिंदा रहेगा वही फ्यूचर में और स्ट्रांग बनेगा। ये बैटल का गोल्डन रूल था। अगर तुम हर बार ईगो में आकर फाइट करोगे तो एक दिन मर जाओगे, लेकिन अगर तुम समझदारी से फाइट और रिट्रीट दोनों जानते हो तो तुम ज्यादा देर तक सरवाइव करोगे, और जितना ज्यादा तुम जिंदा रहोगे उतना ज्यादा ग्रो करोगे। ये सोच क्लियरली दिखाती थी कि जीनिंग सिर्फ टैलेंटेड नहीं था, वो बहुत इंटेलिजेंट और प्रैक्टिकल फाइटर भी था। स्नो हंस पड़ी और बोली, निंग ने गलत डायरेक्शन चूज नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें पहले सिंगल सोर्ड से स्टार्ट करना चाहिए। उसने समझाया, पूरे जी क्लान में एक भी फेमस ट्विन सोर्ड एक्सपर्ट नहीं है, और सोर्ड ट्रेनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंसंट्रेशन। अगर तुम्हारा फोकस टूट गया तो तुम्हारी सोर्ड टेक्निक वीक हो जाएगी। उसके बाद यीचुआन ने भी अग्री करते हुए कहा, तुम्हारी मदर सही कह रही है। उनका मानना था कि एक स्वॉर्ड पर पूरा फोकस करना इजी और इफेक्टिव होता है। दो स्वॉर्ड्स एक साथ यूज करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि नॉर्मल इंसान का माइंड नेचुरली एक टाइम में एक ही चीज पर बेस्ट फोकस करता है। लेकिन निंग ने उनकी तरफ देखकर कामली कहा, फादर मदर, मैं अपने माइंड को डिवाइड कर सकता हूं। माइंड डिविजन, अ शॉकिंग टैलेंट। ये सुनते ही दोनों पेरेंट्स बिल्कुल शॉक हो गए। क्या माइंड डिवाइड? ये चॉइन की आवाज में डिसबिलीफ था। वो तुरंत बोले, क्या तुम्हें पता भी है इसका मतलब क्या होता है? फिर उन्होंने क्लियरली समझाया, ये सिंपल मल्टीटास्किंग नहीं होता। माइंड डिवीजन का मतलब होता है तुम्हारा माइंड एक ही टाइम पर दो अलग चीजों को इक्वली क्लियरली प्रोसेस कर सके बिना कंफ्यूज हुए। ये एक बहुत रेयर सोल टैलेंट था। निंग ने सीधा जवाब दिया, मैं सच में कर सकता हूं। यीचुआन ने तुरंत कहा, ठीक है तो टेस्ट करते हैं। उन्होंने पास से 2 चौक पीसेस उठाए और निंग को दे दिए। फिर बोले, अपने लेफ्ट हैंड से तुम्हारी मदर का नाम लिखो और राइट हैंड से मेरा नाम, दोनों एक साथ लिखो। नॉर्मल बच्चे तो लेफ्ट हैंड से सीधी लाइन भी मुश्किल से बना पाते, लेकिन निंग ने बिना हिचकिचाहट चौक पकड़ी और एक ही वक्त में दोनों हाथों से लिखना शुरू किया। एक साइड पर उसने लिखा जी यीचुआन और दूसरी साइड पर लिखा यूची स्नो। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि दोनों राइटिंग्स बिल्कुल क्लीन, फर्म और ब्यूटीफुल थी। ये देखकर स्नो और यीचुआन दोनों सच में स्टन रह गए। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि निंग झूठ नहीं बोल रहा है, उसका सोल सच में बहुत पावरफुल है। यीचुआन की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। उन्होंने धीरे से अपने बेटे से कहा, अब समझ आया, इसलिए तुम क्रिम्सन ब्राइट डायग्राम ऑफ 9 हेवंस को इतनी फास्ट स्पीड से कल्टिवेट कर पाए। फिर उन्होंने गर्व से अपने बेटे को देखकर कहा, अगर तुम जन्म से ही माइंड डिवाइड कर सकते हो तो तुम नेचुरली ट्विन सोर्ड पाथ के लिए बॉर्न हो। फिर उन्होंने और भी इंपॉर्टेंट बात कही, जब तुम ट्विन सोर्ड्स यूज करोगे तो एनिमी को ऐसा लगेगा जैसे एक नहीं 2 लोग उस पर अटैक कर रहे हैं, और क्योंकि दोनों सोर्ड्स एक ही माइंड से परफेक्टली लिंक्ड होंगी, तुम्हारी इफेक्टिवनेस कई गुना बढ़ जाएगी। ये बेसिकली निंग के लिए परफेक्ट कॉम्बैट स्टाइल था। फिर यीचुआन ने सीधा डिसीजन सुना दिया, आज से मैं तुम्हें पर्सनली सोर्ड ट्रेनिंग दूंगा। जीनिंग के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उसका फादर खुद एक टॉप सोर्ड्समैन था। ऐसे मास्टर से डायरेक्ट ट्रेनिंग मिलना किसी भी वॉरियर के लिए प्राइसलेस होता है। अगली सुबह काफी जल्द ही जब हवा में सुबह की ठंडी नेचुरल एनर्जी फैली हुई थी, जीनिंग को उसका फादर ट्रेनिंग ग्राउंड्स ले गए। वहां एक फर क्लैड दाढ़ी वाला आदमी खड़ा था। यीचुआन ने उसकी तरफ इशारा करके कहा, निंग, ये है जी क्लैन का सबसे बेस्ट आर्चर ब्लाइंड फिश। फिर उन्होंने बताया, इसकी आर्चरी स्किल बहुत हाई लेवल की है। ब्लाइंड फिश ने रिस्पेक्टफुली हेड झुकाया। उसके बाद यीचुआन निंग को एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहते थे। ट्रेनिंग ग्राउंड के पास 4 बहुत हेवी मार्बल टैबलेट्स रखे हुए थे। हर एक का वेट कई 100 पाउंड्स का था। यीचुआन आगे बढ़े और एक टैबलेट को पकड़कर इतनी फोर्स से आसमान में फेंक दिया कि वो एक ब्लैक डॉट बन गया। फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। बस कुछ ही पल में वो चारों टैबलेट्स बहुत दूर आसमान में मिसाइल्स की तरह उड़ रहे थे। जीनिंग ये देखकर हैरान रह गया, इतनी हैवी चीज को इतना दूर फेंक दिया। लेकिन असली शौक तो अभी बाकी था। ब्लाइंड फिश ने तुरंत अपना पिच ब्लैक ग्रेट बोन निकाला। उसने एक ही पल में 4 एरोज निकाले और बिना टाइम वेस्ट किए उन्हें एक के बाद एक छोड़ दिया। शुआ 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 शुआ। एरोज ऑलमोस्ट गायब जैसे हो गए। अगले ही सेकंड में दूर आसमान में बूम 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 बूम, वो चारों टैबलेट्स हवा में ही डिस्ट्रॉय हो गए। जीनिंग लिटरली मुंह खोलकर देखने लगा। उसने तुरंत कैलकुलेशन करने की कोशिश की। उसके दिमाग में थॉट आया, अगर फादर ने टैबलेट्स को कम से कम 1 या 2 किलोमीटर दूर फेंका था और एरोज ऑलमोस्ट इंस्टेंटली उन तक पहुंच गए, मतलब इन एरोज की स्पीड तो अनबिलीवेबल है। उसने सोचा कि ये स्पीड शायद उसकी पिछली लाइफ के स्नैपर बुलेट से भी कंपेयर की जा सकती है। ब्लाइंड फिश हंसकर बोला,
लेजेंडरी हाउई ने एक बार 9 एरो से 9 गोल्डन क्रोस को गिरा दिया था। मेरी स्किल्स उसके सामने कुछ भी नहीं है। जीनिंग ने तुरंत प्रैक्टिकल सवाल पूछ लिया, अगर टैबलेट्स टूट गए तो उनके पीसेस नीचे गिरकर किसी को हर्ट नहीं करेंगे? ये सुनकर यीचुआन ने कामली जवाब दिया, नहीं, ब्लाइंड फिश एक एंशिएंट लाइफ फॉर्म है। उसने अपने आरोज में इनेट एनर्जी इन्फ्यूज की थी, इसलिए टैबलेट्स डस्ट में कन्वर्ट हो गए। वो धीरे धीरे नीचे गिरेंगे, किसी को नुकसान नहीं होगा। ये सुनकर निंग और भी इंप्रेस हो गया। ब्लाइंड फिश स्टार्ट्स टीचिंग। यीचुआन ने निंग से कहा, आज से सुबह सुबह तुम 1 घंटा ब्लाइंड फिश के साथ आर्चरी प्रैक्टिस करोगे। ब्लाइंड फिश ने रिस्पेक्टफुली कहा, यंग मास्टर को ट्रेन करना मेरे लिए ऑनर है। उसके बाद यीचुआन वहां से चले गए और ट्रेनिंग ग्राउंड में सिर्फ ब्लाइंड फिश और निंग रह गए। अब रियल लेसन स्टार्ट हुआ। ब्लाइंड फिश ने सबसे पहले बेसिक थ्योरी समझानी शुरू की। उसने कहा, एक आर्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बो एंड एरो। फिर उसने एरो के पार्ट समझाए, एरो हेड, एरो शैफ्ट्स, फेदर्स, और बो के पार्ट्स, बो बॉडी, बो स्ट्रिंग। फिर उसने समझाया कि एरोस तो लार्ज क्वांटिटी में बन सकते हैं, लेकिन एक अच्छा बो बहुत प्रेशियस होता है। ब्लाइंड फिश ने निंग को बताया कि बोस 2 तरह के होते हैं। टाइप 1 कॉमन बो, इसमें बो का बॉडी इलास्टिक होता है और स्ट्रिंग टफ होती है। जब तुम इसे पोल करते हो तो बो बॉडी बैंड होता है और ये फोर्स क्रिएट करता है। ये नॉर्मल आर्चर्स का बो होता है। टाइप 2 एडवांस्ड बो, इसमें बो का बॉडी टफ और ऑलमोस्ट रिजिड होता है, जबकि बो स्ट्रिंग बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है। जब इस टाइप का बो पुल होता है तो मेन फोर्स बो स्ट्रिंग रिस्टोर होती है। फिर उसने अपना ब्लैक बो निंग को दिया और बोला, मेरा बो सेकेंड टाइप का है। निंग ने जैसे ही उसे पकड़ा, उसने इंस्टेंटली महसूस किया कि बो बहुत हैवी है, लगभग 100 पाउंड्स के आसपास। उसने ध्यान से उस बो को देखा। बो बॉडी किसी ब्लैक मेटल से बनी हुई थी जो हल्की चमक रही थी। बो स्ट्रिंग ब्लू कलर की थी, फिंगर जितनी मोटी, और उससे एक डेंजरस ऑरा निकल रही थी। ब्लाइंड फिश ने एक्सप्लेन किया, ये बो बॉडी थंडर ड्रैगन मेटल से बनी हुई है। फिर उसने स्ट्रिंग की तरफ इशारा करके कहा, और ये स्ट्रिंग एक स्लेन डायर मॉन्स्टर ड्रैगन स्नेक के टेंडन से बनी है। जी निंग की आंखें तुरंत चमक उठीं। एक डायर मॉन्स्टर के टेंडन से बनी बो स्ट्रिंग, ये ऑब्वियसली कोई नॉर्मल वेपन नहीं था। ब्लाइंड फिश ने गर्व से कहा, इस बो का नाम है थंडर ड्रैगन बो। रियल ट्रेनिंग स्टार्ट्स। थ्योरी के बाद ब्लाइंड फिश ने सीधा प्रैक्टिस स्टार्ट करवाई। उसने कहा, अब स्टैंस सीखो, और फिर उसने आर्चरी के अलग अलग स्टांसेस सिखाने स्टार्ट किए। स्टैंडिंग शॉट स्टांस, क्राउचिंग शॉट स्टांस, बैकवर्ड शॉट स्टांस, फॉलिंग शॉट स्टांस, रनिंग शॉट स्टांस। उसने निंग को बताया कि उसकी आर्चरी ट्रेनिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। पार्ट 1 बेसिक स्टेज। इस स्टेज में उसे इन स्टांसेस को इतना प्रैक्टिस करना था कि हैंड, आई एंड एरो बिकम वन, मतलब हाथ का मूवमेंट नेचुरल हो, आंखों का फोकस परफेक्ट हो, एरो एग्जैक्टली टारगेट पर लगे। जब तक ये लेवल अचीव नहीं होता तब तक आगे बढ़ने का कोई पॉइंट नहीं था। पार्ट 2 मेंटल स्टेज। ब्लाइंड फिश ने फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट और एडवांस्ड बात कही, सेकेंड स्टेज में स्टांस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, उस स्टेज में माइंड एंड एरो बिकम वन होना चाहिए। मतलब आर्चर को इतना ट्रेंड होना चाहिए कि उसे कॉन्शियसली एम करने की जरूरत ही ना पड़े, वो बस इंस्टिंक्टिवली एरो छोड़े और टारगेट हिट हो जाए। उसने समझाया, रियल बैटल में तुम्हारे पास एम करने के लिए टाइम नहीं होगा, कभी कभी तुम्हारे पास सिर्फ एक हार्ट बीट जितना टाइम होगा, उस पल में तुम्हें इंस्टेंटली शूट करना होगा। ये बात बहुत डीप थी। ट्रेनिंग का फाइनल गोल ये था कि निंग का बॉडी, आईज, रिफ्लेक्सेस और इंस्टिंक्ट इतने सिंक हो जाएं कि एरो उसके थॉट के साथ ही रिलीज हो। सिंपल वर्ड्स में, आर्चर को सोचने का टाइम नहीं मिलता, उसे रिएक्ट करना पड़ता है। ब्लाइंड फिश बिकम्स स्ट्रिक्ट। अब एक्चुअल फिजिकल ट्रेनिंग शुरू हुई और जैसे ही ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, ब्लाइंड फिश का बिहेवियर तुरंत स्ट्रिक्ट हो गया। वो जोर से चिल्लाने लगा, वेस्ट स्ट्रेट, लेफ्ट आर्म और एक्सटेंड करो, बो को सही पोस्टर में होल्ड करो, आइस आइस, क्या तुम अंधे हो? जी निंग, जो अभी तक थ्योरी में स्मार्ट लग रहा था, एक्चुअल स्टांस प्रैक्टिस में एक नॉर्मल बिगिनर ही निकला। उसे रिपीटेडली डांट पड़ती रही, लेकिन वो चुपचाप सब इंड्योर करता रहा। उसे समझ आ गया था कि मास्टर जब स्ट्रिक्ट होता है तभी असली स्किल बनती है। आर्चरी एक ऐसी चीज थी जिसमें थोड़ी सी भी बॉडी इम्बैलेंस या गलत एंगल मिस करा सकता था, और इसीलिए ब्लाइंड फिश बेसिक पोस्चर पर इतना ज्यादा जोर दे रहा था।
चैप्टर के एंड में बेसिकली ये क्लियर हो गया कि हर ग्रेट मास्टर को बेसिक से ही स्टार्ट करना पड़ता है। चाहे तुम कितने भी टैलेंटेड हो, अगर फाउंडेशन वीक है तो फ्यूचर ग्रोथ भी वीक होगी। चैप्टर 10 फुटवर्क। 1 घंटे की आर्चरी प्रैक्टिस के बाद सूरज निकलना शुरू हो चुका था। निंग बेटा, अब मैं तुम्हें फुटवर्क सिखाऊंगी, व्हाइट फॉर पहनिए में यूजी स्नो ने मुस्कुराकर अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा। जी, निंग ने जवाब दिया। हालांकि उसकी कमर और पीठ में काफी दर्द हो रहा था क्योंकि उसने अभी अभी काफी प्रैक्टिस की थी, लेकिन क्रिम्सन ब्राइट डायग्राम ऑफ द 9 हेवेंस की ट्रेनिंग की वजह से उसके बॉडी की रिकवरी स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। इस वक्त उसका दिमाग फ्रेश था और उसके अंदर एनर्जी भी काफी थी। क्लोज कॉम्बैट में फुटवर्क उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना स्वॉर्ड टेक्निक, यूटी स्नो ने सीरियस टोन में कहा। जब 2 लोग लड़ते हैं, जिस इंसान का फुटवर्क और एजिलिटी बेटर होता है उसे एनिमी के लिए हर्ट करना मुश्किल हो जाता है और वही इंसान अपने अपोनेंट को आसानी से हर्ट कर सकता है। निंग ने सिर हिला दिया। वो इस बात को समझता था। क्लोज कॉम्बैट का मतलब ये नहीं कि 2 लोग बस वहीं खड़े होकर तलवार या चाकू हिला रहे हों। असली क्लोज कॉम्बैट में इंसान को कॉन्स्टेंटली पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, एक शैडो की तरह अनप्रेडिक्टेबल होते हुए। अपनी पिछली जिंदगी में निंग ने टाइक्वांडो और कराटे एक्सपर्ट्स को देखा था। सबसे टॉप फाइटर्स फुटवर्क को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। उनका मूवमेंट इतना प्रिसाइज होता था कि एनिमी के कई पंचेस लगातार मिस हो जाते थे या फिर उनकी पावर बहुत कम हो जाती थी। फुटवर्क की इंपॉर्टेंस कई बार अटैक टेक्निक से भी ज्यादा होती है। क्योंकि निंग अपनी पिछली लाइफ में इलनेस की वजह से काफी परेशान रहा था, इसीलिए उसे ऐसे कॉम्पिटिशन्स देखना बहुत पसंद था। इसी वजह से वो अच्छी तरह समझता था कि ताइक्वांडो और कराटे में फुटवर्क कितना इंपॉर्टेंट होता है। और इस दुनिया में जहां स्पिरिट्स और मॉन्स्टर्स मौजूद थे, बेसिक प्रिंसिपल फिर भी वही था। फुटवर्क सबसे इंपॉर्टेंट चीजों में से एक था। मैं तुम्हें एक फुटवर्क टेक्निक सिखाऊंगी जिसका नाम है शैडो विंड स्टेप्स, स्नो ने कहा। नाम सिंपल लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है। हमारे जी क्लैन में सिर्फ मुझे ये आती है और पूरे 5 प्रीफेक्चर्स में भी इसे टॉप लेवल फुटवर्क टेक्निक माना जाता है। जब तुम इसे सीखना शुरू करोगे तब तुम समझोगे कि टाइट जगहों में कैसे डॉज करना है, कैसे मूव करना है और कैसे आसानी से भागना है। सबसे पहले इन 6 बेसिक मूवमेंट्स को ध्यान से पढ़ लो। अपने हाथ के एक फ्लिप के साथ स्नो ने एक मोटी पीली किताब निकाली। निंग ने उसे लिया और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उस किताब में शैडो विंड स्टेप्स की 6 बेसिक मूवमेंट्स लिखे थे। हर मूवमेंट काफी सटल और प्रोफाउंड था। उसमें मूवमेंट, फोर्स और एनर्जी का यूज बहुत ही स्किलफुल तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। सिर्फ किताब मत घुरो, स्नो ने दूर एक जगह की तरफ इशारा करते हुए बोला। उधर देखो। निंग ने सिर घुमा कर देखा। वहां लकड़ी के हजारों पिलर्स थे, सब अलग अलग हाइट के और एक दूसरे से अलग डिस्टेंस पर लगे थे। उनके ऊपर हजारों बीस्ट स्किन्स लटक रहे थे जो रोप्स की तरह पूरे एरिया में फैले हुए थे। उसे 1000 स्टार एरे कहते हैं, स्नो ने कहा। इसी 1000 स्टार एरे की मदद से 10 साल के अंदर तुम शैडो विंड स्टेप्स के रूए स्टेज तक पहुंच सकते हो। अगर ही 1000 स्टार एरे ना होता तो तुम्हें शायद 100 गुना ज्यादा टाइम लगता। शैडो विंड स्टेप्स के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला बेसिक स्टेज, दूसरा एडवांस स्टेज, तीसरा वन विद द वर्ल्ड। स्नो ने निंग की तरफ देखते हुए कहा। वैसे सिर्फ फुटवर्क ही नहीं, ऑलमोस्ट हर टेक्निक, चाहे स्वॉर्ड हो, सेबर हो, स्पीयर हो या कुछ और, इन्हीं 3 स्टेजेस में डिवाइड होती है। जैसे स्वॉर्ड टेक्निक का एडवांस स्टेज होता है वन विद द स्वॉर्ड। क्या तुमने 6 बेसिक मूवमेंट्स याद कर लिए? स्नो ने पूछा। हाँ, निंग ने सिर हिलाकर कहा। स्नो फिर 1000 स्टार एरे की तरफ चली और एक छोटे से पिलर की तरफ पॉइंट करते हुए बोली, इसके ऊपर खड़े हो जाओ। जी। निंग आसानी से जंप करके उस पिलर पर खड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही वो प्रॉपर्ली खड़ा हुआ उसे तुरंत महसूस हुआ कि पिलर पर बैलेंस बनाना इतना इजी नहीं था। पिलर बहुत पतला था, उस पर बस एक पैर ही ठीक से आ सकता था। अच्छा हुआ कि क्रिम्सन ब्राइट डायग्राम ऑफ द 9 हेवेंस की ट्रेनिंग की वजह से उसका बैलेंस ऑलरेडी काफी अच्छा हो गया था, वरना वो शायद तुरंत ही गिर जाता। मेरे ऑर्डर्स ध्यान से सुनना। मैं जो बेसिक मूवमेंट्स में से जो स्टेप बोलूंगी तुम वही यूज करोगे। एडवांसिंग मूव। निंग ने तुरंत आगे वाले पिलर पर जंप करने की कोशिश की, लेकिन एक बीस्ट स्किन रोप से टकरा गया और स्विश की आवाज से सीधा नीचे गिर गया। याद रखना, 1000 स्टार एरे में मूव करते वक्त तुम्हें किसी भी बीस्ट स्किन को टच नहीं करना है। एक बार टच किया तो तुम्हें दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। निंग ने दांत भींच लिए। उसने ठान लिया कि ये दोबारा नहीं होगा। वो फिर से पिलर पर चढ़ गया और इस बार एडवांसिंग मूव यूज करके बीस्ट स्किन को डॉज करते हुए नेक्स्ट पिलर पर लैंड कर गया। लेकिन इस बार उसने थोड़ा ज्यादा फोर्स यूज कर लिया था। उसका बॉडी काफी देर तक हिलता रहा और मुश्किल से उसने खुद को संभाला। याद रखना, तुम्हारे स्टेप्स कील की तरह होने चाहिए, जैसे हर कदम जमीन में ठोक दिया गया हो। जब तुम पिलर पर लैंड करो तो ऐसा लगना चाहिए जैसे तुम वहां गाड़ दिए गए हो। ना स्टेप बहुत छोटा होना चाहिए, ना बहुत बड़ा, ना बहुत हल्का, ना बहुत हैवी।
अभी तुम इतना हिले क्यों? अगर ये रियल लाइफ एंड डेथ बैटल होती तो तुम्हारा एनिमी इसी फ्लॉ का फायदा उठाकर तुम्हें तुरंत मार देता। कंटिन्यू। एडवांसिंग मूव, एडवांसिंग स्टेप, साइड स्टेप, लीपिंग स्टेप, बैकवर्ड स्टेप, रिट्रीविंग स्टेप, टर्निंग स्टेप। स्नो एक के बाद एक कमांड दी गई। असल में हर फुटवर्क टेक्निक इन्हीं बेसिक मूवमेंट्स पर बेस्ड होती है, लेकिन अलग अलग टेक्निक्स के बीच का डिफरेंस बहुत बड़ा होता है। कुछ टेक्निक्स तुम्हें बिजली की तरह फास्ट बना देती हैं, कुछ हवा की तरह ग्रेसफुल और कुछ एक स्पिरिट की तरह अनप्रेडिक्टेबल। हर फुटवर्क टेक्निक के अपने हिडन मिस्ट्रीज होते हैं और नेचुरली बैटल में उनका इफेक्ट भी अलग होता है। उफ, इस बार वो इतना ऊपर नहीं जंप कर पाया और उसकी बैक बीस्ट स्किन रोप से टकरा गई। वो फिर से पिलर पर लैंड नहीं कर पाया और नीचे गिर गया। बिना कुछ बोले वो दोबारा पिलर पर चढ़ गया। उफ, इस बार उसका नी इनफ बेंड नहीं हुआ। उफ, इस बार उसने ज्यादा फोर्स यूज कर ली। उफ, फिर से बैलेंस बिगड़ गया। हजारों वुडन पिलर्स के बीच निंग एक फ्लैश की तरह मूव कर रहा था और इन 6 बेसिक स्टेप्स की लगातार प्रैक्टिस करते हुए बीस्ट स्किन रोप्स की वजह से उसकी बॉडी को कई अजीब एंगल्स में बेंड और ट्विस्ट होना पड़ रहा था ताकि उन्हें टच ना करे। लेकिन चाहे वो किसी भी पोस्चर में हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टेबल रहे और उसके पैर मजबूत रहे। काफी बार गिरने के बाद निंग ने फाइनली पूछ ही लिया, मदर, मुझे ये ट्रिमिंग कितनी देर तक करनी पड़ेगी? स्नो ने सीधा जवाब दिया, निंग, सबसे छोटे पिलर से स्टार्ट करो और पूरे 1008 वुडन पिलर्स क्रॉस करते हुए सबसे ऊंचे पिलर तक पहुंचकर वहां से नीचे जंप करो और पूरे रास्ते में तुम किसी भी बीस्ट स्किन को टच नहीं करोगे। और जब तुम ये सब सिर्फ 10 सांसों के अंदर कर लोगे तब समझना तुमने शैडोबिन स्टेप्स का बेसिक लेवल मास्टर कर लिया है। ये सुनकर निंग बिल्कुल स्टन रह गया। क्या सिर्फ 10 सांसें इतने कम टाइम में? इवन फ्लैट ग्राउंड पर भागते हुए भी मैं इतनी जल्दी नहीं कर सकता। 1008 वुडन पिलर्स क्रॉस करना मतलब लगभग 1000 मीटर्स या उससे भी ज्यादा डिस्टेंस। इतनी डिस्टेंस नॉर्मल ग्राउंड पर रन करके कवर करना भी उसके लिए टाइम लेता। स्नो हंस पड़ी। बाद में जब तुम क्रिम्सन ब्राइट डायग्राम ऑफ द 9 हेवेंस का फर्स्ट लेवल कंप्लीट कर लोगे तब तुम फ्लैट ग्राउंड पर भी 1000 मीटर सिर्फ 10 सांसों में कवर कर लोगे। लेकिन निंग बिल्कुल स्पीचलेस रह गया। 1000 स्टार एरे के अंदर ऐसे मूव करना जैसे तुम फ्लैट ग्राउंड पर दौड़ रहे हो, तभी तुम बेसिक स्टेज को मास्टर करोगे। निंग ने तुरंत पूछा, तो फिर सेकंड स्टेज, एडवांस स्टेज क्या होता है? स्नो ने पास की एक बीस्ट स्किन को धक्का दिया। वो रोप हिलकर दूसरी रोप से टकरा गई। कुछ ही पल में सारी बीस्ट स्किन पूरी तरह से हिलने और एक दूसरे से टकराने लगी। पूरा 1000 स्टार एरे एक मूविंग ऑब्स्टिकल फील्ड बन गया। स्नो ने निंग की तरफ देखकर कहा, एट वन स्टेज में तुम्हें फिर से सबसे नीचे वाले पिलर से स्टार्ट करके 1008 पिलर्स क्रॉस करने होंगे और सबसे बड़े पिलर से नीचे जंप करना होगा, वो भी 10 सांसों के अंदर। फिर उसने धीरे से ऐड किया, लेकिन इस बार सारी बीस्ट स्किन्स मूव कर रही होंगी। निंग का मुंह खुला का खुला रह गया। ये कैसे पॉसिबल है? अगर सारी बीस्ट स्किन्स मूव कर रही होंगी तो उन्हें डॉज कैसे किया जा सकता है? मुझे तो सिर्फ एक स्प्लिट सेकंड मिलेगा जंप करने और डॉज कैसे के लिए। इतने छोटे टाइम में उसे ये काम ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था। स्नो ने शांत होकर कहा, इसलिए मैंने कहा था कि 1000 स्टार एरे की हेल्प के साथ भी तुम्हें शैडोबिन स्टेप्स के एडवांस स्टेज तक पहुंचने में 10 साल लग सकते हैं। आज से लंच तक तुम यहीं कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करोगे। निंग ने फिर पूछा, और थर्ड स्टेज, वन विद द वर्ल्ड, क्या होता है? स्नो मुस्कुराकर बोली, वो बिल्कुल अलग लेवल है। जब तुम उस स्टेज तक पहुंचोगे तब खुद समझ जाओगे। लेकिन वो कितना पावरफुल होता है, थोड़ा तो बताओ। निंग ने इंसिस्ट किया। ठीक है, अगर मुझे उसे डिस्क्राइब करना हो तो बस इतना कहूंगी कि अगर एक ही वक्त में 10,000 एरोज मेरी तरफ आए तब भी वो मुझे टच नहीं कर पाएंगे। निंग ने तुरंत इमेजिन किया कि आसमान से हजारों एरोज एक साथ बरस रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसे हिट नहीं हो रहा। ये उसे बिल्कुल अनबिलीवेबल लग रहा था। आखिर एक इंसान का बॉडी भी तो कुछ जगह ऑक्यूपाई करता है। अगर इतने सारे एरोज एक साथ आए तो लॉजिकली तो डॉच करना इम्पॉसिबल होना चाहिए था। स्नो मुस्कुराई। डिस्करेज मत हो, ज्यादातर पीक HTN एक्सपर्ट्स सिर्फ पहले बेसिक स्टेज तक ही पहुंच पाते हैं। शैंतियन लाइफ फॉर्म्स आमतौर पर सेकंड एडवांस स्टेज तक पहुंचते हैं और ज्यादातर ज़िफू डिसाइपल्स थर्ड स्टेज, वन विद द वर्ल्ड तक पहुंचते हैं। लेकिन कुछ बहुत टैलेंटेड शैंतियन लाइफ फॉर्म्स भी वन विद द वर्ल्ड तक पहुंच जाते हैं, जैसे तुम्हारे फादर। निंग सरप्राइज और खुशी दोनों में बोल पड़ा। तुम्हारे फादर का फुटवर्क वन विद द वर्ल्ड लेवल का है। स्नो ने मुस्कुरा कर कहा, और सिर्फ फुटवर्क ही नहीं, स्वर्ड प्ले में भी, जो फुटवर्क से भी ज्यादा डिफिकल्ट होता है, तुम्हारे फादर उसी लेवल तक पहुंच चुके हैं। इसी वजह से तुम्हारे फादर जी क्लैन के वेस्ट प्रेफेक्चर के अनडिस्प्यूटेड नंबर 1 एक्सपर्ट हैं। इसी वजह से उनकी रेप्यूटेशन काउंटलेस ट्राइब्स को डरा कर रखती है। ये सुनते ही निंग के दिल में एक स्ट्रॉन्ग हेरोइक फीलिंग जाग उठी। उसने अंदर ही अंदर सोचा, अगर उसके फादर कर सकते हैं तो वो भी कर सकता है। और उसके पास तो नुआ पेंटिंग और अपनी पिछली लाइफ का एक्सपीरियंस भी था। कंटिन्यू। स्नो ने फिर ऑर्डर दिया। एडवांसिंग स्टेप, टर्निंग स्टेप, लीपिंग स्टेप।
निंग का छोटा सा बॉडी 1000 स्टार आरे के बीच केयरफुली फ्लैश कर रहा था और कभी कभी फिर से गिर भी रहा था। लंच के बाद पेट भरकर खाना खा लेने के बाद और थोड़ा रेस्ट कर लेने के बाद निंग को उसके फादर फिर से ट्रेनिंग ग्राउंड्स में ले आए। दोपहर का स्प्रिंग सन काफी ब्राइट और सुकून देने वाला था। फादर, निंग में अपने ब्लड रेड 4 पहने हुए हमेशा की तरह ठंडे एक्सप्रेशन वाले फादर की तरफ देखा। उसके दिल में नेचुरली उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट और ऑ था। उसके फादर ने ड्रैगन स्नेक जैसे डायर मॉन्स्टर को भी मार डाला था। स्ट्रेंथ और स्किल दोनों में ही वो बहुत हाई लेवल पर थे। इतना ही नहीं, कुछ शैंटियन लाइफ फॉर्म्स ही उनके पास डिसाइपल बनने और उनसे स्वॉर्ड टेक्निक सीखने आते थे। उनके 9 प्राइमरी डिसाइपल्स थे, जिनमें से 3 शैंटियन लाइफ फॉर्म्स भी थे। लेकिन ये चौहान उन्हें डिसाइपल्स को भी महीने में एक बारी सिखाते थे। लेकिन निंग को उसे हर दिन डायरेक्ट ट्रेनिंग मिलने वाली थी। ये चौहान ने उसकी तरफ देखते हुए कॉल्ड वॉइस में कहा, आज से मैं तुम्हें स्वॉर्ड यूज करना सिखाऊंगा। फिर उन्होंने कहा, स्वॉर्ड बो या फुटवर्क जैसा नहीं, आर्चरी में सिर्फ फैमिलियरिटी चाहिए। जैसे जैसे स्ट्रेंथ और आईसाइट इंप्रूव होती है, एरोस नेचुरली ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। फुटवर्क इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो फिर भी सप्लीमेंट्री है, क्योंकि आखिर में ओपोनेंट को मारना स्वॉर्ड से ही होता है। फिर उन्होंने स्वॉर्ड के बारे में बताया। स्वॉर्ड एक शॉर्ट वेपन होता है। ये हल्का और अजाइल होता है और दोनों साइड से एज्ड होता है। इसका यूज सेबर्स से ज्यादा प्रिसाइज और प्रोफाउंड होता है। चाहे स्लैश हो, स्टैब हो, चॉप हो, स्क्रीप हो या टैप, हर मूव से एनिमी को मारा जा सकता है। कभी कभी अगर कोई गलत तरीके से स्वॉर्ड प्रैक्टिस करे तो वो खुद को भी हर्ट कर सकता है। स्वॉर्ड ही असली वॉर वेपन है। ये सुनते ही निंग का ब्लड लिटरली बॉयल करने लगा। वो बहुत एक्साइटेड हो गया। उसकी आंखें चमक उठीं। फादर, मैं कौन सी स्वॉर्ड टेक्निक सीखूंगा? ये चौहान ने कोल्डली जवाब दिया, स्वॉर्ड टेक्निक? उसके लिए कुछ साल और वेट करो। निंग तुरंत कंफ्यूज हो गया। अब कुछ साल और? ये चौहान ने सीधा कहा, स्वॉर्ड के मूवमेंट्स तुम्हारी बॉडी से जन्म लेते हैं। अगर तुम स्वॉर्ड को अच्छी तरह यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपने बॉडी को कंट्रोल करना सीखना होगा। सबसे पहले तुम बॉक्सिंग ट्रेन करोगे। जब तुम्हारा बॉडी और तुम्हारी आर्म्स एक्सट्रीमली एजाइल हो जाएंगी और तुम अपनी स्ट्रेंथ को पूरी तरह कंट्रोल कर पाओगे, तब तुम्हारा बॉडी स्वॉर्ड टेक्निक सीखने के लिए रेडी होगा। फिर उन्होंने और भी इंपॉर्टेंट बात कही, लेकिन सिर्फ बॉडी को प्रिपेयर करना इनफ नहीं है। तुम्हें स्वॉर्ड सीखने के लिए अपने माइंड को भी प्रिपेयर करना होगा।